नमस्कार। आज पूरे देश में आग लगी हुई है यूजीसी को लेकर के। जितनी यूनिवर्सिटीज हैं, जितने कॉलेजेस हैं, सब में एक वैचारिक आग लगी हुई है। इस बार की लड़ाई कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है। इस बार की लड़ाई आमने सामने की लड़ाई है। एक पक्ष जो यूजीसी का समर्थन कर रहा है और दूसरा पक्ष जो यूजीसी का विरोध कर रहा है। समर्थन करने वाले लोगों का भाव ये है कि बिना किसी शिकायत जिसके विरुद्ध हुई है उसको सजा दे दी जाए, और जो विरोध में है वो चाहता है कि भाई पहले तो चिन्हित हो कि शिकायत हुई क्या है और उस पर जांच हो, कार्यवाही हो। इसमें जो सबसे बड़ी बात है, जब से यूजीसी के इस बिल में 2026 के शामिल किया है ओबीसी को, और दूसरा कि शिकायतकर्ता की पहचान नहीं बताई जाएगी। चूंकि इसमें महिलाओं को भी शामिल किया है, ईडब्ल्यूएस वालों को भी शामिल किया है, दिव्यांगों को भी शामिल किया है, और सबके शामिल होने की कहीं ना कहीं वजह है। जैसे अपन अगर दिव्यांगों की बात करें तो निश्चित रूप से जो अंगहीन लोग हैं, एकाध अंग किसी का विकृत है या नहीं है, तो उसको लेकर के समाज की मान्यता रही है और ठीक नहीं रही है, नकारात्मक रही है, और लोग दिव्यांगों के अंगों को लेकर के निश्चित रूप से कुछ बातें करते रहे हैं, अपमानजनक बातें करते रहे हैं। तो अगर ऐसा शामिल किया गया है तो उसमें गलत बिल्कुल नहीं है। किसी का भी अपमान नहीं होना चाहिए, चाहे वो जाति के आधार पर हो, चाहे वो लिंग के आधार पर हो, चाहे भाषा के आधार पर हो, चाहे मत के आधार पर हो, चाहे पंथ के आधार पर हो, किसी की शरीर की रचना के आधार पर हो, किसी भी तरह का रंग हो, नस्ल हो, कुछ भी हो, किसी भी आधार पर किसी का अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं है। निश्चित रूप से सबको संरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि ये दौर जो चल रहा है ये संक्रमण काल का दौर है। इस संक्रमण काल में बहुत सारे ऐसी विचारधाराएं हैं, बहुत सारे ऐसे विचार हैं जो अपने अस्तित्व के लिए कुछ भी करने को तैयार है। उन्हीं में से एक विचारधारा है नवबौद्धवाद की। अंबेडकरवाद के नाम पर पूरे देश में ये आग लगाई जा रही है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जैसे शिक्षण संस्थान में केवल वहां पर राजनीति के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होता है। हम लोग छोटे छोटे थे, एक सपना होता था, हमारे पिताजी कहा करते थे कि भाई इसको पढ़ करके और फिर तैयारी करनी है और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना है। संयोग से जब हम दिल्ली में थे उस समय पर हमारा आना जाना जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में होता था। हमारे कुछ साथी वहां पर थे, लेकिन जब हमने वहां की स्थिति देखी, आश्चर्य लगा कि क्या ये भारत देश में ही है। वैचारिक स्वतंत्रता के नाम पर किसी की आस्थाओं को चोट पहुंचाने का काम अगर सबसे अधिक कहीं होता है तो वो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में होता है। और उसकी देखा सीखी अंबेडकरवाद के नाम पर बहुत सारे स्टूडेंट एसोसिएशन, स्टूडेंट फेडरेशन बने, जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज में इस जाति वैमनस्यता की आग को और प्रज्वलित किए रहना चाहते हैं। वो ऐसा कोई यत्न नहीं करते कि ये जो बीच की खाई है वो समाप्त हो। शोषण की बात करते हैं, ओबीसी वर्ग आया, एसटी एससी वर्ग आया। शोषण के लिए सबसे अधिक अगर जिम्मेदार किसी को ठहराया जाता है तो ब्राह्मण को ठहराया जाता है। अगर आप कानून बनाते हो, कानून से लगता है कि शोषण समाप्त हो सकता है, जाति समानता आ सकती है, तो एक बात मैं कहना चाहूंगा भाई, अगर हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखें, केवल जो धार्मिक पुस्तकें हैं उन धार्मिक पुस्तकों के पात्रों को छोड़ दें, उन चरित्रों को छोड़ दें, तो ऐतिहासिक चरित्र रहे हैं, ऐतिहासिक पात्र रहे हैं, उस परिप्रेक्ष्य में उन पात्रों के आधार पर देखें तो इस अखंड भारत में सबसे अधिक अगर किसी का शासन रहा है तो किसका रहा है? सबसे अधिक अगर शासन रहा तो ये बताइए कि अखंड भारत में संपूर्ण देश पर कब ब्राह्मण की सत्ता रही है? चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य हो, चाहे सम्राट अशोक जैसे लोग हों, उसके पहले महापद्मनंद घनानंद जैसे लोग हों, शिवाजी महाराज जी हों, तो जितने भी लोग रहे हैं जिनका हमने नाम लिया है,
क्या कोई ब्राह्मण थे? नहीं, कोई भी ब्राह्मण नहीं थे। फिर ये जातीय जहर का दोष केवल ब्राह्मण के सर पर क्यों फोड़ा जा रहा है? जातीय श्रेष्ठता का अहंकार, ये मानवीय समाज की सबसे बड़ी भूल है और इसमें सरकारों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। जब भारत आजाद हुआ, स्वतंत्रता के पहले अंग्रेजों का पूरा साम्राज्य रहा, उसके पहले मुगलों का पूरा साम्राज्य रहा, उसके पहले सल्तनत काल रहा, ऐबक रहा, खिलजी, दुनिया भर के लोग आए गए, गुलाम वंश से लेकर के और अंग्रेजों तक में कहीं भी केंद्र में ब्राह्मण नहीं रहा। लेकिन इसके बाद भी अगर दोष मढ़ा जाता है तो आजादी के बाद की जो सत्ता आई वो तो लोकतंत्र था। उस लोकतंत्र में जातीय संघर्ष कैसे दूर हो, इस पर कभी विचार नहीं किया। सरकारें निरंतर इस संघर्ष को आगे बढ़ाने में लगी रही। जो जाति के ठेकेदार बनते हैं उनने कभी भी यह प्रयास नहीं किया कि जिस जाति के वो ठेकेदार बनते हैं उस जाति के बीच में जाकर के वो देखें कि क्या वहां पर क्या स्थिति है। किसी ने प्रयास नहीं किया। अगर ये किया होता तो आज इसके परिणाम दिख रहे होते। आज भी हमारी जो एससी जातियां हैं, जो एसटी जातियां हैं, उसी दशा में है। शिक्षा का स्तर एकदम न्यून है और जब शिक्षा का स्तर न्यून है तो समृद्धि का स्तर भी न्यून है। और जाति भेद में अगर सबसे बड़ी भूमिका है तो वो केवल शिक्षा और समृद्धि के स्तर कम होने के कारण है। जो जातियां आर्थिक रूप से समृद्ध हो गई हैं वो जातियां अपने आप समाज की मुख्य धारा से जुड़ गई हैं। आज अगर पिछड़े वर्ग की बात करें तो पिछड़ा वर्ग में ऐसे कितने लोग हैं, आपने पूरे वर्ग को शामिल कर दिया, लेकिन सबसे अधिक अगर जमीनें मिलेंगी तो आपको पिछड़े वर्ग के लोगों में, बहुत सारे लोगों में, बहुत सारे वर्ग ऐसे हैं। सोनी समाज है, उसमें आपने पिछड़े में शामिल किया है। जितने कर्मकार समाज है, कौन सोनी समाज की अगर बात करें तो कितने लोग धन से हीन मिलेंगे, लेकिन वहां पर आपने एक दायरा बना दिया। अब जिस दायरे को बना दिया, जाहिर सी बात है उस दायरे को बचाने में लोग जातीय संघर्ष करेंगे। सरकारों ने अगर इसका चिंतन किया होता तो आज ये स्थिति देखने को नहीं मिलती। आप यूनिवर्सिटीज में जाकर के देखिए, आग लगी हुई है जहां पर बच्चे जानते भी नहीं थे। आज केवल जातीय विमर्श चल रहा है, केवल जातीय विमर्श चल रहा है। और उस जाति के विमर्श में, और वो विमर्श केवल कॉलेजेस में नहीं है, टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से नौनिहाल बच्चों पर भी उसका असर, जो 8वीं के हैं, 10वीं के हैं, 12वीं के बच्चे हैं, उनके मन में भी ये जातीय जहर घुल रहा है। उनके अंदर भी अभी कैटेगराइजेशन का जो सवाल है वो पैदा हो रहा है। ये कैटेगराइजेशन का सवाल शिक्षा को रोक रहा है। जो जाति समानता आनी चाहिए थी विद्यालयों में है। बच्चा वो जब साथ में बैठता है तो वो भेद नहीं करता किसके साथ बैठे हुए हैं, लेकिन अब एक डर का माहौल, एक विमर्श ऐसा बना दिया कि उससे डर का माहौल पैदा हो गया। और यूजीसी ने बनाया कुछ नहीं है, केवल बिगाड़ा है। और इस बिगाड़ने का असर पूरे समाज में, पूरे देश में हो रहा है, जिसको सबको सोचना पड़ेगा। अगर हम सोच नहीं पा रहे हैं तो आने वाली पीढ़ियों को हम कुछ दे के नहीं जा पाएंगे। आने वाली पीढ़ियां, केवल आजादी के 80 वर्ष होने वाले हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए हम संघर्ष देके जा रहे हैं। हमने कभी उत्तम शिक्षा की चिंता नहीं किया। सरकारी विद्यालयों में आप चले जाइए, जितने भी सरकारी विद्यालय हैं, या तो शिक्षक नहीं है, शिक्षक हैं तो वो अनर्गल कामों में लगे हुए हैं। सरकार के दूसरे वोट बनाने, वोट घटाने, किसका नाम जुड़ा, किसका नाम हटा, जितने दुनिया भर के प्रपंच हैं, सरकारों ने उनको उस काम में लगाया हुआ है। शिक्षा पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। शिक्षा प्राइवेट हाथों में दे दी। जो गरीब तबका है वो प्राइवेट में कैसे शिक्षा करे? केवल आपने आरक्षित कर दिया, इससे पूरी हो जाएगी शिक्षा? इससे कुछ भी पूरा नहीं होने वाला है। शिक्षा का स्तर अगर कम है तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका इन सरकारों की है। और ये सरकारें चाहती हैं कि लोग निरक्षर बने रहें, कम शिक्षित रहें, ताकि
और केवल सरकार नहीं चाहती, ये जातियों के ठेकेदार और वामपंथी जो अपने आप को बड़ा तर्कवादी सिद्ध करता है, उस वामपंथ के लोगों ने कभी समाज के लोगों को जाकर के शिक्षित करने का प्रयास नहीं किया, केवल समाज के वर्गों के विरुद्ध भड़काने का काम किया है, आग को निरंतर जलाए रखने का काम किया है। और उस आग का असर यह है कि आज यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में वो आग तीव्र होती जा रही है। पढ़े लिखे लोगों के बीच में जहां जातीय समानता होनी चाहिए थी, वहां पर वैमनस्यता के कारण जाति असमानता का घोर आंकड़ा धीरे धीरे तैयार होने वाला है। इसका जिम्मेदार अगर कोई है तो वो सरकारों के साथ में देश का वो वामपंथ है, जो निरंतर संघर्ष चाहता है और उस संघर्ष से उसकी रोटी सिकती है। उस संघर्ष की आग में ही वो अपने स्वार्थ की रोटी सेकता है और इस देश को निरंतर जलाए रखना चाहता है।